ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि कन्फ्यूशियस को आप देखेंगे तो कन्फ्यूशियस आपके सिलेबस का हिस्सा है और उनको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इंक्लूड किया गया है कन्फ्यूशियस को। और यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, एक क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है एशियन स्कॉलर की, मतलब एक ऐसा विद्वान जो एशिया से बिलोंग करता हो, एशियन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। और सेम इसी तरीका के क्वेश्चन जो है एक बार और पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था कि वो कौन सा एशियन थिंकर है जिसने कम्युनिज्म को एशियाटिक फॉर्म में ढाला। जैसे कि हम देखते हैं कि कम्युनिज्म वैसे तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, एक पाश्चात्य अवधारणा है। और हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, लेनिन की, माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये कम्युनिज्म को हम देखते हैं, और जहाँ पे वो कम्युनिज्म साम्यवाद के बारे में बात करते हैं। लेकिन साम्यवाद को एशिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, एशिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ही इज नन अदर देन लेनिन, सॉरी माओ। क्यों? देखिए, ये जो लेनिन, अगर लेनिन की हम बात करें, लेनिन और माओ की बात करें, लेनिन का जो संबंध है वो कहाँ से है? रसिया से है। और माओ को चाइना से। तो चाइना ये जो है ये एशिया से है। एशिया एशियन कह सकते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और वैसे तो अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेट है जो एशिया से भी बिलोंग करता है और यूरोप से, मतलब उसकी जो सीमाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं जो जो यूरोप और एशिया दोनों को टच करती हैं। तो एशिया में अगर साम्यवाद को, कम्युनिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको इंट्रोड्यूस किया था माओ ने, माओ जेदांग। अब बहुत लोग माओ माओ से तुम कहें या माओ जेदांग करें। और ये जो क्वेश्चन है इसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 3 में जून 2012 में पूछा गया था। और आज मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे भी चीज़ों को देख रहा था। देखिए, चूंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैंने लेक्चर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है। मैंने एक सेपरेट दिन में भी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। और आज मैंने जो है एक पहला वीडियो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। और अगर आप देखें जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं, टू द पॉइंट वहाँ पे चीज़ें बात की जा रही हैं। तो इस वक्त जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी ये चाहिए कि 2018 से जब से पेपर आपका चेंज हुआ है उस वक्त से लेकर के 2023 तक के बीच के जितने भी पेपर्स हैं, स्पेशली जून 2023, हाँ, ये जो रिसेंट पेपर हुए हैं, देखिए जून में 2 बार पेपर हुए, मार्च में हुए हैं और जून में हुए हैं, सॉरी दिसंबर 2023 में 2 बार पेपर हुए हैं, मार्च में और फिर जून में। तो ये जो 4 सेट हैं आपके, हर एग्जाम में आप देखते हैं 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये जो 4 सेट है इसको ज़रूर आप अच्छे से एनालिसिस इसका करिएगा। और मेरी कोशिश ये भी है कि मैं सारे पेपर्स को विद इन टाइम, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये सारे पेपर्स का एक रिकॉर्डेड और एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिस पे जो है आप चीज़ों को देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि क्वेश्चन का क्या नेचर है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे पेपर का जो 100 क्वेश्चन का जो पेपर है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। और इसके पहले जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी उसमें हमने इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, जो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स है इंडिया के, उसको डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने डिसआर्मामेंट के कॉन्सेप्ट को, उसमें एनपीटी सीटीबीटी के कॉन्सेप्ट को भी हमने टच किया था। और वो उसके नोट्स हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। और अगर बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, हम वापस लौटेंगे अपने टॉपिक पे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे ही वापस हम लौटेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप देखें कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं आपके सिलेबस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, अगर हम बात करें। अ, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को स्विंग कर रहा हूँ, इधर से उधर कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको विद इन टाइम, चूँकि देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको एटलीस्ट वो टॉपिक तो ज़रूर टच करने हैं, उसको प्रैक्टिस करनी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 4 की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल कल्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ से लगभग सारे हर साल पेपर एग्ज़ाम में आते हैं पॉलिटिकल कल्चर से। और पॉलिटिकल कल्चर पे जो सबसे अच्छा काम किया है
आमंड और सिडनी वर्मा ने किया है। और मैं इस टॉपिक पे अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं क्लास में, आई थिंक यामिनी प्रधान होंगी, लेट मी चेक। उन्होंने मुझे से कहा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नोट सेंड करने के लिए, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब किसी भी स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है, उसको मैं एड्रेस ना करूँ, उस पर बात ना करूँ। तो पॉलिटिकल कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन का। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2005 से लेकर के, लेट मी मैक्सिमाइज इट, आप देखें 2005 से लेकर के सारे, अब आप जितने भी ईयर्स देखें यहाँ पे, ऐसा कोई जो साल नहीं है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 2005, 6, 7, 8 सारे मतलब ईयर में जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आमंड एंड सिडनी वर्मा का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल कल्चर का, सिविक कल्चर का, उससे क्वेश्चन आते हैं। और आपका फोकस भी उसी पे होना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो है उन चीज़ों को कवर करें, और मैं बहुत ही जल्द ही इस टॉपिक पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं, और जो नोट्स होगा वो इतना कम्प्रिहेंसिव होगा कि वो सारे इन क्वेश्चन को वो एड्रेस करेगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि इस पे एक रिकॉर्डेड वीडियो भी बना लेंगे। तो ये तो मतलब ओवरऑल हमारा एक कह सकते हैं एक डिस्कशन हो गया कि हम अगले कुछ दिनों में हम क्या करने वाले हैं। स्पेशली देखिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर ही सॉल्व करना है, और पेपर को सॉल्व एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने का तरीका ये है कि आप मैक्सिमम जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करें, रिवीजन करें। और रिवीजन कैसे करें? रिवीजन को आप जो है क्वेश्चन पेपर के ज़रिए से करें। आप सिर्फ नोट्स लेके बैठेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर के बैठेंगे, प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लेकर के बैठेंगे, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे एग्ज़ाम में। आज की जो क्लास का हमारा एजेंडा है वो ये है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन इन द सेंस कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप हुई है। अलग अलग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, उनके टाइम में हमारे पास क्या क्या, हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे उनके पीरियड में, उनके टाइम में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे विकसित हुई है, और हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन कैसे रिस्पॉन्ड किया है। और हर एक पॉलिटिकल लीडर की लीडरशिप में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। एग्ज़ाम को अगर आप देखें तो हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते ही होते हैं। जैसे कि जितने भी मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन का आपने नाम सुना होगा। गुजराल डॉक्ट्रिन है। और इसके अलावा आप देखिए फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करेंगे तो कुछ जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास का एजेंडा है उसमें ये है कि हम देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उनके शासनकाल में, उनके रिजीम में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट एंड फिगर्स रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेहरू की बात करें, आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी कैसे रह गया, और पाकिस्तान में क्यों मिलिट्री शासन, मिलिट्री रिजीम इस्टेब्लिश हो गई, उसके पीछे सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है लीडरशिप का। आप देखिए कि आज़ादी के कुछ साल बाद ही हम देखते हैं कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर हैं जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो लीडर्स हैं ये एक्सपायर कर जाते हैं। और सेम कुछ ऐसा भी होता है पाकिस्तान के केस में भी। आप देखें वहाँ के जो करता धरता, या सब कुछ कह सकते हैं मेकर ऑफ द नेशन हम कह सकते हैं, जिन्ना, वो भी बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं। तो जो वहाँ की जो लीडरशिप है उसमें जिन्ना के बाद ऐसा कोई विजनरी लीडर नहीं होता है जो उस कंट्री को ठीक तरीके से रन कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 17 साल के आसपास जो है नेहरू जो है देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, और एक अच्छी शुरुआत होती है इस देश की। और जितने भी चैलेंजेस हैं, देखिए आप जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ वो कैसा दौर था। अगर आप देखें
1939 से 1939 से 1945 का ये जो पीरियड है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है। और इसमें जो है इंडिया के नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं। इसी दौरान गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था और अल्टीमेटली देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिलती है और देश के प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं। देश को बहुत आकांक्षाएं होती हैं, उम्मीद होती है। और चूंकि उस वक्त में जो है दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक तरफ जो है अमेरिका है जो एक एक ब्लॉक को लीड कर रहा है, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन है। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने नॉन अलाइन रहने का फैसला किया। क्योंकि देखिए हम नए नए नेशन थे, हम किसी ब्लॉक में नहीं जा सकते थे। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारी जो ज़रूरतें थी, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, वो अलग था। हमारे जो रिलेशन थे ख़ास तौर पे रशिया के साथ में और फिर अमेरिका के साथ में, दोनों में अगर आप देखें तो हमें मतलब दोनों की ज़रूरत थी। हम किसी एक ब्लॉक में नहीं जा सकते थे और इसीलिए नेहरू ने एक स्टैंड लिया नॉन अलाइन, मतलब किसी भी एक गुट में शामिल ना होने का। और उसी दौरान में आप देखते हैं कि 1961 में जो है नैम की शुरुआत होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और इसमें आप देखें कि नेहरू जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वन ऑफ द कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके संस्थापकों में से, उसके फाउंडर में से एक, और भी डोमिनेंट लीडर्स में से एक थे नेहरू। और आप देखते हैं देश जब आज़ाद होता है तो उसी में देखिए हमारे साथ क्या है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमने आज़ादी और पार्टीशन को एक साथ देखा। ऐसा नहीं कि पार्टीशन जो हमारी आज़ादी हुई वो एक पीसफुल कंडीशन में हुई। जो देश का बंटवारा और आज़ादी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और आप देखते हैं कि उस बंटवारे के परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट के तौर पे हम देखते हैं क्या कि एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, जो आज भी बरकरार है। आप देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें या एस्केलेशन की बात करें, ये चीज़ें आज भी मेंटेन हैं और इस पे अभी तक कोई आम सहमति नहीं हो बन पाई है इस मसले को, इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। और हम देखते हैं कि 1964 में जो है नेहरू की डेथ होती है और ठीक उससे 2 साल पहले हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर होता है, साइनो इंडियन वॉर। और हालांकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली क्या कि जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें आइडियल एलिमेंट ज़्यादा थे। हालांकि ही वॉज ऑल्सो प्रैग्मेटिक लीडर, वो बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर भी थे, लेकिन फिर भी एक देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई ऐसा मतलब आप देखिए ये जो पूरी पॉलिटिक्स है एक अनार्की में, एक अराजक व्यवस्था में जो है ऑपरेट होती है, चलती है। तो एक देश कैसा स्टैंड लेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास में क्षमता कितनी है, उसके पास में शक्ति कितनी है। हम जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे पास सही से खाने के लिए खाना मतलब मतलब फूड की कमी थी, यहाँ पे ग्रेन्स की कमी थी। और ऐसे टाइम और उस कंडीशन में हमने जब पार्टीशन को देखा बड़े पैमाने पे, आप देखें लोग माइग्रेट हुए और कितने लाखों लोगों की जानें गईं। ऐसी पे मतलब हेक्टिक कंडीशन में अगर लड़ाई होती है किसी कंट्री के साथ में, खासतौर पे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, तो उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारी इकॉनमी पे। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो फैक्टर्स थे मतलब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक स्टेटस जो उसका है या जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करती है उसके एक्शन को। तो हम उस वक़्त उतने काबिल नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे, इसीलिए हमने यूएनओ का दरवाज़ा खटखटाया, हम यूएनओ की तरफ गए। 1945 में हमने जो है चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट किया, पंचशील एग्रीमेंट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो है चाइना ने हमारी जो है इस कॉन इस एग्रीमेंट का वायलेशन किया और हमारे जो कुछ क्या बड़े पैमाने पर लद्दाख में और फिर नॉर्थ ईस्ट में आप देखें कुछ रीजन्स को उसने कैप्चर कर लिया। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं जो हो रहे थे नेहरू के रिजीम में। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर लें, उसको हम एक अचीवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। और हालांकि देखिए उसमें क्या है कि आप देखिए दो पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी। जैसे कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एक निगेटिव एस्पेक्ट है। हमारी जो लड़ाई हुई जो है
चाइना के साथ में, जिसमें हम बुरी तरह हार गए, वो भी एक निगेटिव एस्पेक्ट था। और इंडिया, आप देखें कि इंडिया के लीडरशिप में ही, स्पेशली नेहरू की लीडरशिप में, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। और यहाँ से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंडुंग जो कॉन्फ्रेंस था ये कब हुआ था और इसमें कितने कंट्रीज ने भाग लिया था। एक्चुअली देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस था, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्रेंस के आउटकम के तौर पे ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी जो बुनियाद रखी गई। आप देखें, नॉन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें आप देखें अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो है लोग शामिल थे, और स्पेशली वो कंट्रीज शामिल थी जो किसी भी एक ब्लॉक में नहीं शामिल होना चाहती थी, और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना चाहती थी, स्वतंत्र रखना चाहती थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में इंडोनेशिया में, और जिसमें 29, इसको याद रखिएगा कि 29 एफ्रो एशियन, मतलब अफ्रीका के और एशिया के जो कंट्रीज थे, 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसी दौरान जो है हमने देखा कि इंडिया ने नेहरू की लीडरशिप में ही अलग अलग कंट्रीज के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए, स्पेशली अमेरिका के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, चाइना। और आप देखें, इंडिया एक पहली कंट्री थी 1949 में, जब मेरे ख्याल से आई थिंक अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को शायद, हाँ 1 अक्टूबर को, जब चाइना जो है, मतलब वहाँ पे रिवॉल्यूशन, आप देखिए चाइना में रिवॉल्यूशन होती है माओ जेडोंग के लीडरशिप में, और चाइना को एक नेशन के तौर पे इंडिया एक पहला देश था जिसने जो है चाइना को रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दी। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब भी कोई ये देश इस्टेब्लिश होता है, अभी आप देखें वहाँ पे इसराइल को लेकर के, इसराइल और हमास के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही है। वहाँ पे मतलब तनाव काफ़ी बढ़ गया है, और गाजा से जो है हमास ग्रुप जो है वो मिसाइल्स दाग रहा है, और उसके रिटेलिएशन में जो है इसराइल भी जो है अटैक कर रहा है हमास पे, गाजा पट्टी में अटैक कर रहा है। तो जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जब भी इंटरनेशनल और एटमॉस्फेयर में जब कोई नया एक देश इमर्ज होता है, जैसे कि अभी आप देखें रिसेंटली एक नया देश इमर्ज हुआ, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस देश ने जो है रिकग्निशन दी है, मान्यता दी है। तो इंडिया पहला देश था जिसने चाइना को रिकग्निशन दी, और एक एक करके उसने जो है विश्व के अलग अलग देशों के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए। और इंटरनेशनल कह सकते हैं पॉलिटिक्स में नेहरू की पकड़ काफ़ी बहुत अच्छी थी। शुरुआती दौर में ही इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे काम किया। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट थे। और ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं यहाँ से, नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, मैं चीज़ों को इंक्लूड कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी से मैं प्रॉपर मेंशन नहीं कर पाया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्लास में, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन हम बात कर रहे हैं कि 1964 में जब डेथ होती है नेहरू की, तो उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो देश की लीडरशिप है वो किसके हाथों में जाती है? लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में। हालांकि इंटरिम प्रधानमंत्री के तौर पे गुलजारी लाल नंदा हैं, उनको इंटरिम जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर बाद में जो है लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को लीड करते हैं। और हमने देखा कि 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ हमारी एक बार फिर से लड़ाई होती है। पहली लड़ाई 1947 में होती है, फिर अगेन 1965 में। और उस ठीक लड़ाई के बाद फिर हम देखते हैं कि ताशकंद में जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तरह से समझौता होता है इसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और नेहरू की तरह जो है आप देखें कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने कमोबेश उसी तर्ज पे काम किया जिस तर्ज पे जो है नेहरू ने काम किया। वो गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे लाल बहादुर शास्त्री। और आप जानते हैं उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और अगेन नेहरू ने जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए थे नॉन अलाइन रहने के, उसी प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया और उसको एक्सपेंड किया, ठीक है ना, चीज़ों को
जो है मतलब किसी एक कंट्री के दबाव में आकर के उन्होंने किसी ब्लॉक में शामिल होना पसंद नहीं किया, बल्कि वो चाहते थे कि जो है जो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी है वो मेंटेन रहे, वो पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। साथ साथ में आप देखें कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद फिर क्या होता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ऐसे देश है जो ब्रिटेन के की कॉलोनीज थी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। और इंडिया ने शुरू से ही जो है उन देशों को जो है उन देशों के नेशनल मूवमेंट में उनकी आज़ादी के लिए जो है शुरू से ही सपोर्ट किया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एंटी कलोनियलिज्म। जहाँ जहाँ पे कलोनियल पावर्स हैं उसके इंपीरियलिज्म, जहाँ पे इंपीरियल पावर्स हैं जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ जो है इंडिया ने अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तभी से, चाहे वो नेहरू रहे हों या लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने हमेशा। और आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 1965 के वार के बाद देखिए 2 चीज़ें थी। एक तो चाइना ने जो हम पे सारे 1962 में अटैक किया था, और दूसरा 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो ये जो दोनों कंडीशन थी, अ, इसने जो है इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन लीडरशिप को, बेसिकली साइंटिस्ट को हम नहीं कह सकते बल्कि यहाँ की जो लीडरशिप है उसको इस बात के लिए इंस्पायर किया कि जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करें। और हालांकि गांधी सॉरी नेहरू की तरह भी जो है लाल बहादुर शास्त्री भी वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब जो इसका जो प्रसार है, नाभिक जो प्रसार है, इसको रोकने की बात करते थे। वो डिसआर्मामेंट की बात करते थे और वो चाहते थे कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल तरीके से इस्तेमाल हो। मतलब क्या कि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे हालात बदले, कंडीशन बदली, और हमें अपनी सॉवरेंटी को, अपनी इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के लिए ज़रूरी हो गया था कि हम न्यूक्लियर बम को डेवलप करें। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इंडिया की लीडरशिप जो है उसके सोचने के नज़रिए में, उसके अप्रोच में चेंजिंग आती है, और वो फिर जो है अ, इस बात के लिए डिसाइड करते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर वेवन न्यूक्लियर जो वीपन है उसको डेवलप करेंगे, ताकि हम अपनी जो है बाउंड्रीज को डिफेंड कर सकें। और हम देखते हैं कि अगेन फिर हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है इंडिया की वो मोरारजी देसाई के हाथों में आती है। और ये जो पीरियड है 1977 से 1979, हालांकि आप देखें इंडिया और रसिया के बीच में 1971 में, कब, 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। तो आमतौर पे देखिए दो ब्लॉक्स थे ना, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो जब इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में जब ये संधि होती है, तो आमतौर पे लोगों का ये मानना था, और खासतौर पे अपोजिशन लीडर्स का भी ये मानना था कि कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है रसिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जो है ये फ्रेंडशिप ट्रीटी करके जो अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उसको जो चेंज कर दिया। हम देखते हैं कि पहले जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 8 या 9 अगस्त के आसपास ये जो है, लेट मी राइट इट, 8 अगस्त को 1971 में जो है ये ट्रीटी होती है इंडिया और यूएसएसआर के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। और इसके बाद भी कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि अगेन हमारी जो लड़ाई होती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ होती है। तो इस लड़ाई में हम देखते हैं कि रसिया से हमको पूरा सपोर्ट मिलता है, फुल सपोर्ट मिलता है। और चूंकि जो है पाकिस्तान सीटो और सेंटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है, तो इस वजह से अमेरिका जो है किसको फेवर करता है, पाकिस्तान को। ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे नाटो की तरह, सीटो और सेंटो, उसका चूंकि पाकिस्तान मेंबर, तो इसलिए अमेरिका उनको उसका फेवर करता है, उसका पक्ष लेता है। और जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1970, हालांकि देखिए ये जो सरकार है बहुत कम समय तक चलती है, और अल्टीमेटली ये सरकार गिर जाती है और फिर से जो है इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इसमें क्या है कि मोरारजी देसाई ने बात की किसकी, ओरिजिनल नॉन अलाइनमेंट के बारे में। ये यहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं
ये जो ओरिजिनल मतलब वास्तविक नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया था? इसको दिया है मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई ने जो है रीजनल कोऑपरेशन के क्षेत्रीय सहयोग के बारे में बात की। स्पेशली उन्होंने कोशिश की कि जो हमारे रिलेशन हैं स्पेशली पाकिस्तान के साथ वो बेहतर हो सके। हालांकि हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए कोल्ड वार में भी आप देखें ना, जैसे कोई भी देश हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम किसी भी देश के साथ हम ये नहीं कह सकते कि हमारा किसी भी मुद्दे पे हमारा जो स्टैंड है हमेशा एक जैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं कि हम किसी मुद्दे पे क्या पोजीशन लेंगे। आमतौर पे अभी आप देखें कुछ महीने पहले जो है श्रीलंका के अगेंस्ट जो है जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो उस केस में इंडिया ने ना तो इंडिया वहाँ से जो है उस वोटिंग से वो बाहर हट गया, इंडिया बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो हमारे रिलेशन हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है खराब हों। तो हमें जो है हम देखते हैं कि लाल बहादुर सॉरी मोरारजी देसाई क्या करते हैं कि वो बात करते हैं रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, क्षेत्रीय सहयोग के बारे में बात करते हैं। और उनका भी लगभग वही स्टैंड होता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे, नाभिकीय विस्तार, जो परमाणु हथियारों के विस्तार पे, कि जो है परमाणु हथियार का जो है विस्तार नहीं होना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है एनर्जी नीड्स के लिए होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो है पीसफुल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मोरारजी देसाई के टाइम में ये जो पीरियड है 1977 से लेकर के 1979 का ये जो पीरियड है इसके बीच में जो है कोशिश वो करते हैं कि जो हमारे रिलेशन हैं वो चाइना के साथ और अमेरिका के साथ जो है बेहतर बन सके। और फिर वो बात करते हैं इंटरनेशनल पीस के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। ये तो मतलब आमतौर पे शुरू से ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बात करें, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 1971 में इंडिया और इंडिया के बीच में और रसिया के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस या फ्रेंडशिप इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इंदिरा गांधी ने साइन किया था इसको बेसिकली। और हम देखते हैं कि उसी के बाद से जो है एक तरह से काफ़ी जो हमारे रिलेशन हैं सोवियत यूनियन के साथ वो काफ़ी बेहतर होने लगते हैं। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देखें, अ, एक तो आप देखते हैं कि 1971 के बाद में जो है 1971 में जो है हमारी जो लड़ाई होती है पाकिस्तान से, 72 में हम जो है शिमला एग्रीमेंट करते हैं। शिमला एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसी आर्टिकल का एक क्लॉज ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मसले पर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उस पे क्या है कि उसको बायलैटरल तरीके से, बायलैटरल का मतलब क्या कि द्विपक्षीय, मतलब इंडिया इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे और उस मसले का हल निकालेंगे। उसमें कोई तीसरा सुपर पावर या कोई तीसरी कंट्री वो उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। या फिर हम अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें या रसिया की बात करें, इसमें कोई तीसरी पार्टी का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एग्रीमेंट के बाद ये तय किया गया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो भी कुछ मसले हैं उसको बायलैटरल तरीके से, द्विपक्षीय तरीके से जो है हल किए जाएंगे। तो ये शिमला एग्रीमेंट का ही एक पोर्शन था। आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ, आप ये बताएंगे कि जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से इसको किसने साइन किया था? आप कल बताइएगा क्लास में हमें, या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे मेंशन करिएगा कि ये जो
शिमला एग्रीमेंट हुआ था, इस शिमला एग्रीमेंट को साइन किसने किया था पाकिस्तान की तरफ से? जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे या और कोई था? इसके बारे में आप बताइएगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स में, जैसे कि आप लुक ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं, लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप देखें लुक ईस्ट पॉलिसी को बेसिकली आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव ने इस पॉलिसी को 1990 के दशक में लॉन्च किया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप जानते हैं मोदी जी ने इसको जो है लाया था। और लुक वेस्ट पॉलिसी ये मनमोहन सिंह के टाइम में इंट्रोड्यूस की गई थी, जब यूपीए 2 के शासनकाल मतलब रिजीम में उस दौरान। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि ये सारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये क्या हैं, कि बेसिकली ये इस बात पे फोकस करते हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके साथ हमारे जो रिलेशन हैं वो बेहतर हो जाएं। और आप देखिए साउथ एशिया रीजन की बात करें, साउथ एशिया के रीजन का मतलब क्या? बेसिकली आप देखते हैं जो सार्क कंट्रीज़ हैं, आप देखिए हमारे आसपास की जो बिल्कुल हमारे करीबी पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, तो इस रीजन में जो सबसे डोमिनेंट कंट्री है, जो सबसे प्रभावशाली कंट्री देश है, वो कौन है? वो इंडिया है। और इंडिया इस रीजन में, इस क्षेत्र में एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है। एक बड़े भाई के जैसे एक बड़े भाई का की भूमिका होती है कि परिवार में कि वो और लोगों का ख्याल रखता है, तो कुछ ऐसे ही बिग ब्रदर की जो है रोल रहा है इंडिया का इस रीजन में। और उसमें आप देखें कि आमतौर पे जब भी कोई देश दो देशों के बीच में कोई ट्रीटीज़ होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो कोशिश ये होती है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेक इनटेक है, वो लगभग एक जैसा हो, मतलब उसमें लॉस ना हो। अल्टीमेटली कोई भी देश है जब भी किसी दूसरे देश से इंटरैक्ट करता है, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके काम करता है। मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी कंट्री अपना जो है नुकसान करके किसी देश के साथ वो एग्रीमेंट करेगी, किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर के हो या इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो, किसी भी मसले पे। लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने जो है दरिया दिल्ली के साथ काम किया, एक बिग ब्रदर का उसने रोल प्ले किया। और आपने नाम सुना होगा गुजराल डॉक्ट्रिन का, यहाँ से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोर देन 10 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं गुजराल डॉक्ट्रिन से। और गुजराल डॉक्ट्रिन का एक प्रिंसिपल है नॉन रिसिप्रोकल असिस्टेंस। मतलब क्या? आमतौर पे जैसे देखिए, जब दो कंट्रीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट अथवा कोई ट्रीटी होती है, तो हम अगर कुछ देते हैं, जैसे सपोज़ कि हम ट्रेड बैरियर हटा रहे हैं, तो अगर हम इस कंट्री को कोई चीज़ सस्ते दाम पे बेच रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी कंट्री कोशिश करता है कि हमारी मार्केट के अंदर आकर के ये कुछ प्रोडक्ट्स को अपने वहाँ पे, मतलब ये एक तरह से ट्रेड बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, मतलब फेयर डील होती है एक तरीके से। लेकिन इंडिया ने क्या कहा कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन उनके साथ जो हमारी हेल्प होगी वो कैसी होगी कि हम अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको पॉसिबल जितना भी हो सकता है हम अपने स्तर पे उनको सहायता प्रदान करेंगे, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब उनसे बिना कुछ किसी चीज़ की उम्मीद किए बगैर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोकल असिस्टेंस। यहाँ से इस टर्म से कई बार क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोकल, मतलब कह सकते हैं कि पारस्परिक, जिसको रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, मतलब म्यूचुअल जिसको आप कह सकते हैं कि पारस्परिक लाभ, जिसे कहना इस सिद्धांत को, इस मतलब इस पैटर्न को जो है नकार दिया गया, या कह सकते हैं इसको साइड लाइन कर दिया गया। आमतौर पे जब भी कोई देश आपस में कोई ट्रीटी करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, या फिर कोई नई पॉलिसी को लॉन्च करते हैं, या किसी भी तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हटा सकें। लेकिन इंडिया ने गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर क्या किया कि उसने ये निर्णय क्या किया कि हम जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम कभी भी जो है फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि अगर भी कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको निगोशिएशन के ज़रिए से, वार्तालाप के ज़रिए से जो है हम उसको हल करेंगे। और जो उनके अंदरूनी मसले हैं, जो आंतरिक मामले हैं, उनकी जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं हमारे जो पड़ोसियों के, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ क्या है कि हम उनसे समानता का बर्ताव करेंगे। चाहे मतलब उसका चाहे साइज बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो भूटान हो,
चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साइज से, उसकी स्टेटस से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी कितनी पकड़ है, इस बात का ख्याल करते किए हुए बगैर जो है हम उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर हम उसको कुछ हेल्प करते हैं तो उस कंट्री से हम उसके रिटर्न में कुछ उससे उम्मीद नहीं करेंगे। और आप देखें कि इंडिया ने जितने भी उसके पड़ोसी देश है, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, उसके डेवलपमेंट में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ जो है कंट्रीब्यूट किया है, बड़े पैमाने पे जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की है। और मोदी जी के रिजिम में आप देखें, एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी, ये 3 पॉलिसीज़ जो हैं, इनको आप पढ़िएगा अच्छे से। और ये जो नोट्स है मैं आप इंस्टेंट जो है मैं इसको अभी डाउनलोड करके जो है फ़ौरन मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देखें। और इसमें 1-2 क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना? इसमें देखिए 1-2 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करें और बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। द हाउस इज़ ओपन फॉर योर क्वेरीज एंड डाउट्स।